ये देखें, ऐसा लग रहा है किसी ख़जाने को खोला जा रहा है, जबकि ये ख़जाना नहीं है। नीचे उनकी असल कब्रें हैं नूरजहाँ और उनकी बेटी लाडली बेगम की। तो चलिए चलते हैं नीचे। और ये तो मुझे किसी हॉरर फिल्म का सीन लग रहा है। ओए होए, कहीं जाके यहाँ पे कोई नूरजहाँ की मम्मी ना मिल जाए हमें और वो हमें यहाँ फंसा ले, जैसे मम्मी मूवी में वो लोग नीचे जाते हैं और वो फंस जाते हैं नीचे जाके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नीनी। और आज मैं मौजूद हूँ नूरजहाँ के मकबरे पे। नूरजहाँ को तो सब जानते ही हैं, वो मुग़ल एरा की एक बहुत मशहूर मलका गुजरी हैं और वो जहांगीर बादशाह की बीवी थी। जहांगीर कौन? जो कि शहज़ादा सलीम कहलाते थे और उनको उनके अब्बा जो थे वो उनको प्यार से शेखू कहते थे। तो ये नूरजहाँ जो है ये थी जहांगीर की वाइफ, उनकी 20वीं बीवी थी। यानी कि उस वक्त के बादशाह जो है बहुत सारी शादियां करते थे और उनका हरम बहुत बड़ा होता था, ये तो सभी जानते हैं। तो ये उनकी 20वीं बीवी थी और ये पैदा हुई थी अफ़गानिस्तान में और इनका मकबरा जो है वो है यहाँ पे लाहौर में। तो ये जो है खातून, इन्होंने बहुत सारी इन्वेंशंस भी की। इन्होंने अतर भी बनाए, ख़ास तौर पे गुलाब का अतर इनका बहुत मशहूर है। कई ज्वेलरीज़ के पैटर्न जो कि हम अभी पहनते हैं, कई ज्वेलरीज़ इन्हीं से मंसूब की जाती हैं कि वो इन्होंने ही बनाई हैं। और इसके अलावा ये बहुत इन्फ्लुएंशियल भी थी। क्योंकि इसलिए कि जहांगीर बादशाह जो था वो था ड्रग एडिक्ट। तो इसकी वजह से जब वो चीज़ें नहीं संभाल पाता था तो फिर ये फ़ैसलों में इन्होंने अपना इस्तेमाल करना शुरू किया, अपनी फ़ैसलों में मतलब अपना राय देनी शुरू की और फिर उसके बाद ये एक पावरफुल क्वीन बन गई। हुआ ये था कि ये मकबरा जो है नूरजहाँ ने खुद बनवाया था अपनी ज़िंदगी में, और क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें कहाँ दफन होना है या वो चाहती थी कहाँ दफन होना। तो हुआ ये था कि इन्होंने जो तरीका था, इन्होंने जो सोचा तरीका, कब्र में एक तहखाना है, इस मकबरे की पूरी इमारत है बड़ी सी, उसके नीचे एक तहखाना है। तहखाने में इन्होंने और इनकी बेटी जो थी लाडली बेगम, जो कि नूरजहाँ की बेटी थी, इन दोनों को लोहे के संदूक में 4-4 जंजीरों से हैंग करके तहखाने में टांगा गया था। ज़मीन बुर्द नहीं किया गया था। तो जब सिखों का रंजीत सिंह का दौर आया और लाहौर पे कब्जा हो गया तो उन्होंने इसके तहखाने की खुदाई का हुक्म दिया और फिर उन्होंने देखा कि ये तो संदूक लटके हुए लोहे के और उसमें लाशें हैं, तो उन्होंने वो जंजीरें तोड़ी और उनको खोद के ज़मीन के अंदर दफन कर दिया था सिखों ने। तो ये जो नीचे जो हम वहाँ पे भी जाएंगे, हमने अभी बात की, वो कह रहे हैं कि नीचे भी आपको दिखाएंगे जहाँ पे असल कब्रें मौजूद हैं, उसकी निशानी है, जो वो जगह मौजूद है। तो हम चलते हैं फिर पहले ऊपर मकबरे की तरफ, फिर अंदर इस गोल्फ कार्ट में बैठेंगे और यहाँ से। तो दोस्तों ये देखिए कितने बड़े रकबे पे ये मज़ार मौजूद है और उस ज़माने में यही तरीक़ा होता था कि बहुत बड़े बड़े रकबों पे बादशाह और मलकाओं के मज़ारात बनते थे। और ये दीवार जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये उसी ज़माने की तामीर हुई हुई है। और एक्चुअली मुझे अभी जो हमारे साथ गाइड साहब, उन्होंने बताया कि ये दीवार गिर गई थी तो ये दोबारा बनाई गई है। हाँ, लेकिन अब हम जैसे ही टर्न लेंगे तो ये दीवार जो शुरू हुई है ये उसी वक्त के ज़माने की है जब ये मकबरा तामीर हुआ होगा। तो जनाब ये है नूरजहाँ का मकबरा जिसके अंदर अभी हम जाएंगे। तो इस मकबरे में आके अब हम यहाँ पे इन्होंने गोल्फ कार्ट पार्क कर दिए और हम जाएंगे पहले बेसमेंट पे जहाँ पे इनकी असल कब्रें हैं और फिर उसके बाद जो ऊपर कब्रों के तावीज़ बनाए गए हैं वहाँ पे हम जाके आपको दिखाएंगे कि लोग आके बेसिकली ऊपर ही फातिहा ख्वानी या जो भी करते हैं, लेकिन असल खबरें इनकी नीचे हैं बेसमेंट में। तो चलिए चलते हैं बेसमेंट में।
और देखिए दोस्तों, ये पैटर्न जो है उसी ज़माने का लगा हुआ है, ये जो ईंटें रखने का पैटर्न है। बाकी नीचे मैं जा रही हूँ और एक अजीब सी स्मेल तो है नीचे, क्योंकि वो बंद होने की वजह से। तो चलिए चलते हैं नीचे की तरफ। तो ये हम अंदर मज़ीद जा रहे हैं और यहाँ पे बहुत अंधेरा है और आर्चेस काफ़ी मजबूत बनी हुई हैं। अच्छा, ये सुरंग थी। ये यहाँ से मक्का जाती थी। अच्छा, शाही किले से आगे फिर लाल किला दिल्ली। तो दोस्तों ये बता रहे हैं कि ये एक सुरंग का रास्ता था जो कि अब दीवार पाट के बंद कर दिया गया, और ये सीधा जाता था हरन मीनार, जो कि जहांगीर का एक बड़ा लाडला हरन था जो कि वहाँ पे ज़ख्मी हो गया था और फिर वहीं मर गया था, तो उसकी यादगार वहाँ बनवा दी गई थी। तो अब ये बंद कर दिया गया है ये रास्ता। और ये रास्ता जो है, ये नूरजहाँ के कब्र की तरफ जाता है। और यहाँ पे आपको पुराने ज़माने की तरह कॉर्निश बजा लाते हुए जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मलका का मज़ार है, तो उन्होंने दरवाज़ा उसी हिसाब से छोटा रखा है। कहाँ लटकाई गई थी? अच्छा, यहाँ पे इन दोनों माँ बेटियों यानी नूरजहाँ और लाडली बेगम की मैयतें लटकाई गई थी एक लोहे के संदूकों में डाल के। फिर जब वो रंजीत सिंह का ज़माना आया तो उसने इसको खोला और फिर इनको ज़मीन बुर्द करवा दिया गया, दफन कर दिया। इस जगह पे दफन। तो ये दोस्तों ये देखिए, ये चेन लगी हुई है चारों तरफ, और ये इस बात की निशानदही करती है कि जो इस अहाते के अंदर जगह है उधर दोनों मलका और शहजादी मदफून हैं। दोस्तों ये जो आपको इस वक्त खिड़की नुमा एक चीज़ नज़र आ रही है जहाँ से लाइट आ रही है, तो बादशाह ने इस अंदाज़ तामीर को इख्तियार किया कि यहाँ से सूरज की पहली किरण जो फूटेगी वो मलका की खिदमत में आदाब बजा लाएगी। और इसी तरह ये मशरक़ में और इसी तरह ये मगरिब में है एक दरीचा समझ लें इसको, या एक खिड़की समझ लें यहाँ से, और यहाँ से मगरिब के वक्त जो सूरज की आखिरी किरण थी वो मलका की खिदमत में कॉर्निश बजा लाती थी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मज़ार है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पे इस वक्त आई हूँ। अंदर गो के मज़ार है मलका का, लेकिन अंदर कुछ ऐसा कोई ख़ास काम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हर किसी की एंट्री मुमकिन नहीं है, दाखिला मुमकिन नहीं है, तो फिर अंदर से इसलिए इसके अंदर मेरा ख्याल है कोई ज़्यादा सजावट का काम नहीं किया गया, जो कि मुग़लों का एक ख़ास अंदाज़ होता है। अच्छा दोस्तों, ये मेरा ख्याल था, ज़ाती ख्याल के अंदर कोई काम नहीं हुआ होगा, लेकिन जो हमारे साथ गाइड साहब हैं वो बता रहे हैं कुछ इसके बारे में अलग ही बात। जी बताइए, आप क्या बता रहे हैं? जब जी इसी कामे का दौर आया ना, पूरा बेशुमार कीमती पत्थर लगा हुआ था। अच्छा, सूरज की रोशनी पत्थरों में लगती थी ना जी, ये जगमग होता था। अच्छा, लेकिन जब वो तार के ले गया ये बिल्कुल अच्छा, उससे पहले ये बेशुमार कीमती रंजीत सिंह को आप शाही किले में चले जाओ तो शीश महल है जी, इसी तरह ये अच्छा, बहुत कीमती पत्थर लगे थे जो रिफ्लेक्शन देते थे मुख्तलिफ रंग के थे। देखें रंजीत सिंह ने बहुत कबाड़ा किया हमारी जगहों का। खैर, तो अब हम चलते हैं ऊपर ताकि असल इमारत देखें। ये तो तहखाने में कब्र पे आ गए थे। मैडम खुलता नहीं ना, स्पेशल बस सही। तो जनाब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे उनका डेकोरेटिव सा मकबरा है। तो ये सीढ़ियाँ काफ़ी, मैं जब भी किसी तारीख़ी मकाम पे जाती हूँ उनकी सीढ़ियाँ मेरे गिड्डों गोटों को है ना थका देती हैं।
दोस्तों हम जा रहे हैं इस वक्त मज़ार की छत पे, और ये रास्ता काफ़ी ख़राब हुआ हुआ है क्योंकि इसको अभी सही कर रहे हैं। मैंने आपको दिखाया था बाहर भी कुछ रेनोवेशन हो रही है और यहाँ भी रेनोवेट करेंगे इसको। ये मकबरे की छत इसी डिज़ाइन से बनाई गई है कि जब बारिश वगैरह हो ना किसी किस्म की, तो इसका पानी चारों कोनों में चला जाता है। उधर से रास्ता है पानी नीचे का। यानी कि यहाँ कोई परनाले नहीं बने हुए। देखें मुग़ल आर्ट यही तो होता है, मुग़ल आर्किटेक्चर। ये इतना ज़बरदस्त इन लोगों ने किया हुआ था इंतज़ाम। जैसे कि आप लोगों ने शालीमार बाग के वो भी देखे होंगे फवारे, तो उनका भी आज तक कोई हिसाब नहीं लगा सका, अंदाज़ा नहीं लगा सका कि वो पानी आता कैसे था और जाता कैसे था। हाँ ये देखें दोस्तों, ये सीढ़ियाँ हैं, ये भी उसी ज़माने की बनी हुई हैं और पता नहीं ऊपर क्या होता होगा। यहाँ पे जो ये सीढ़ियाँ बनाने की ज़रूरत पेश है इनको। तो दोस्तों ये जालियाँ लगी हुई हैं, ये जालियाँ उसी ज़माने की हैं, मुग़ल आर्ट की। ये एक बहुत बड़ी निशानी है जो कि अक्सर जगहों पे हमें जब मुग़ल बिल्डिंग्स में हम जाते हैं, जो हम किले में और दीगर जगहों पे जाते हैं, तो ये हमें अक्सर जगहों पे नज़र आती हैं। क्या बात है, मरने के बाद भी ये मलकाओं की तरह ही रही नूरजहां। इतना बड़ा मकबरा, मतलब हमें तो 2 गज कब्र नसीब हो जाए, वो भी इतनी महंगी होती है। और इन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी जगह घेर के अपने मज़ार भी पहले से बनवा लिए थे। ये एक कॉर्नर है, हम छत पर हैं और इस कॉर्नर में आपको बैकग्राउंड में दीवार के पीछे 2 लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये मेन रेलवे लाइन है जो लाहौर से पिंडी जा रही है। अच्छा, मुझे अभी इन्होंने ये बताया कि ये अहाता और आसिफ जहाँ का मकबरा सामने नजर आ रहा है, वो अहाता जो कि जहांगीर के मकबरे के अहाते में आसिफ जहाँ का मकबरा है, ये एक ही एरिया था पूरा, यानी पूरा अहाता एक ही था जो मुगलों ने बनाया था। लेकिन जब अंग्रेज का दौर आया रंजीत सिंह के बाद, तो उन्होंने बीच में से रेलवे लाइन गुजारी, इसको डिवाइड करके कि किसी तरह इमारत मुनज़्ज़म हो जाए वाइब्रेशन से ट्रेन की। ये मतलब साजिशी ज़हन इस तरह भी सोचते थे वो लोग, और ये लाइन गुजार दी। अब ट्रेनें आती जाती थी, उसके बाद भी ये नहीं गिरा क्योंकि ज़ाहिर है मुगलों की कंस्ट्रक्शन बहुत मजबूत हुआ करती थी। तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पे जो ये सामने आपको आबादी नज़र आ रही है, ये मज़दूरों को क्वार्टर फराम किए ताकि वो यहाँ रहें बीच में इन दोनों मकबरों के दरमियान जो डिवाइड हो चुके हैं, और मज़ीद जो कुछ भी इसके साथ बुरा किया जा सकता है वो किया जाए। लेकिन आज भी अंग्रेज़ भी चले गए, वो भी लद गए और बाकी लोग भी लद गए, लेकिन ये मकबरा मौजूद है। और अब बहुत ज़बरदस्त इसकी रेनोवेशन हो रही है। नीचे मार्बल और रेड स्टोन पड़ा हुआ है जिसकी कार्विंग हो रही है, और इसको दोबारा से बिल्कुल सही हालत में लाने की पूरी कोशिश है, जिसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि बहुत कम ऐसी इमारतें जिन पे इतनी इंटेंसिव रेनोवेशन और रिफर्बिशमेंट हो रही है। और हम इस वक्त आ गए हैं जहाँ नूरजहां के मकबरे के ऊपरी हिस्से में, जहाँ पे उनके लोग विज़िट करते हैं। कब्र बनी हुई है और उनकी बेटी की भी। और चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पे भी बहुत अच्छा किसी ज़माने में काम हुआ होगा, जिसके आसार हमें कुछ नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं और ज़ुकूम वाली का शिकार हैं, और तवज्जो चाहती हैं हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स की, ताकि इसको बेहतर किया जाए। और इससे हम, ये हमारी इतनी कौमी विरसा है, ज़बरदस्त चीज़ है, इससे हम इतना ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। और लेकिन
बहरहाल कुछ नहीं कह सकते हम इस बारे में। तो दोस्तों ये है मलका नूरजहां की कब्र और उनकी बेटी की कब्र लाडली बेगम की, जो कि ऊपर ये बनाई गई है जैसे कि और मशहूर लोगों की कब्रें बनाई जाती हैं, वैसे ही ये बनाई गई हैं। और असल कब्रें हम आपको नीचे दिखा चुके हैं जो कि तहखाने में मौजूद है। और ये पता चला मुझे कि यहाँ पे एक कतबा रखा हुआ है जो कि उसी ज़माने का है और वो फ़ारसी ज़बान में उस पे लिखा हुआ है, बस अज फराक़ व हश्त साल यशुद यकजा रवा महरुन निसा बेगम व मुल्क बजनाब। आगे क्या है जी, बहरहाल मुझे आगे समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग देख लें। तो जैसे कि आपको अभी मियाँ ऊपर बता रहे थे कि रेनोवेशन का काम हो रहा है, तो ये देखें इसको तराश किया और इसके बीच में क्या डालेंगे? वाइट स्टोन लगाएंगे। अच्छा, वाइट स्टोन्स लगाएंगे। अच्छा, ये वाला पैटर्न, जी 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 जी, हाँ। तो ये इस पैटर्न की शक्ल में आ जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं, और फिर यहाँ पे ये इनको इंस्टॉल कर दिया जाएगा। अच्छा दोस्तों, ये जाली का है बैरूनी मंजर जहाँ पे जहांगीर ने ये जब मकबरा बनवाया था, तो जो मैंने आपको दिखाया था मशरिक़ और मगरिब की सूरज की किरणें जहाँ से तुलू और गुरूब होती हैं, तो ये वो जालियाँ हैं जहाँ से रोशनी छन छन के अंदर जाके मलका को सलामी पेश करती थी। और ये है मकबरे का पिछला हिस्सा जो कि मैं आपको छत से दिखा चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा नीचे से फिर दिखा देती हूँ, क्योंकि हम वहाँ पे आ चुके हैं जहाँ पे इनकी कब्रें बनी हुई हैं, कब्रों के तावीज़ हैं, और वहाँ पे लाडली बेगम और मलका नूरजहां का मरकज़ है। अच्छी बात यह कि बहुत एक्सटेंसिव रेनोवेशन का काम हो रहा है और बड़े प्रॉपर तरीके से। ये आप देखेंगे रॉ मार्बल के वन पीस में इसको कार्व करके इस तरह बनाया गया, ये शक्ल दी है। और फिर ये शक्ल के बाद ये जो ऊपर बॉर्डर लगा हुआ है मार्बल का, इसमें बीच में आपको पिलर जो नजर आ रहे हैं वर्टिकल जो नॉब से, वो यही है जो नीचे पड़ा हुआ है। इसकी शक्ल ऐसी है कि ये यहाँ पे रॉ फॉर्म में देखें, ये पहले इस शक्ल में, ये एक परनाला भी इन्होंने बनाया हुआ ऊपर लगे हुए थे, ये ऐसी शक्ल दे रहे हैं इसको। और ये पूरा यहाँ पे रेनोवेशन का काम नीचे से निकाल के, और ये देखिए ये जाली पड़ी हुई है, ये भी हाथ से बनी, ये सारा काम हाथ से कार्विंग करके बन रहा है। ये जाली को बनाना बहुत बड़ी क्राफ्टमैनशिप है, जिसको जाहिर है ये इन्होंने निकाल के रेफरेंस के तौर पर निकाला हुआ है इन पिलर्स को, और फिर इसको दोबारा से सही करके ये पूरा का पूरा जो मकबरा है ना, ये रेनोवेट हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से, जिसको देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। क्योंकि नॉर्मली जो रेनोवेशन या रिफर्बिशमेंट होती है वो साइड रह गई। अच्छा, ये फ्रंट कंप्लीट हो गया है, ये सामने वाली जो मेन एंट्रेंस है ये हो गई कंप्लीट, पीछे वाली साइड रह गई है। नीचे से आप देखेंगे ये इन्होंने निकाल के इस जगह से, और ये फिटिंग की है इधर नई बना के, ये उसी पत्थर की जिसमें लगा हुआ था पहले। क्योंकि ये एक जमाने तक ये रहा है कि लोग ये कहते थे, मैं पहले भी बहुत बार हम लोग आए यहाँ पे, बहुत पहले भी आए 20-30 साल पहले, तो यही था कि नूरजहां का मकबरा रेनोवेट हो नहीं पाता था, पता नहीं किस वजह से, कि वहाँ कुछ है, कुछ कहते थे मसला है। लेकिन अब जिस तरह से इतनी एक्सटेंसिव रेनोवेशन हो रही है, तो चंद दिन बाद, कुछ महीनों बाद, ये एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की जगह होगी जिसको आप विजिट कर सकेंगे। तो दोस्तों ये है मकबरा नूरजहां और लाडली बेगम जो कि उसकी दुख्तर थी। और इधर आपको जैसे कि दिखा चुके हैं कि कितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, रेनोवेशन हो रही है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चलते हैं एक और नए व्लॉग की तरफ। अल्लाह हाफिज़। ये हम मीनार की टॉप पर हैं और यहाँ से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं बादशाही मस्जिद। हमें जो नज़र आया है, जो हमने देखा, यानी कि बग़ैर कैमरे के, वो ये बादशाही मस्जिद है। और ये देखें आप इसको,
बहुत मुश्किल से हम समझ पा रहे हैं, लेकिन कहते ही हैं कि यहाँ के किसी भी मीनार पे आप चढ़ के बादशाही मस्जिद को देखेंगे तो बादशाही मस्जिद के 4 में से 3 ही मीनार नज़र आएंगे। और बिल्कुल ऐसे ही अगर आप बादशाही मस्जिद के किसी मीनार पे चढ़ के जहांगीर के मकबरे को देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको 3 ही मीनार दिखते हैं। ये पता नहीं क्या टेक्निक और साइंस रखी इन्होंने, लेकिन बहरहाल इंटरेस्टिंग है और कुछ सोच के रखी। इस छत पे दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नीनी, और आज हम आए हैं जहांगीर, शहजादा सलीम और शेखू के मज़ार पे। और ये मत समझिएगा ये 3 लोगों का मज़ार है, ये तीनों एक ही शख्स के नाम थे। तो अंदर चल के हम आपको दिखाते हैं मज़ार और इनके बारे में भी हम आपको कुछ बताते हैं। तो दोस्तों, इनको तो आप जानते हैं, शहजादा सलीम या जहांगीर। इनके बारे में एक स्टोरी बड़ी मशहूर है, एक लव स्टोरी जो कि हर किसी को पता है, अनारकली की स्टोरी। अच्छा, अनारकली के बारे में मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको कि अनारकली जो है एक फ़िक्शन कैरेक्टर था, फ़िक्शन का कैरेक्टर था जो कि इम्तियाज़ अली ताज ने अपने एक नावल में हमें इंट्रोड्यूस कराया था। तो दोस्तों, वो जो मैं आपको अनारकली के बारे में बता रही थी वो एक फ़िक्शनल कैरेक्टर था जो कि इम्तियाज़ अली ताज ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा, अनारकली के बारे में कहा जाता है कि वो नूरजहाँ उससे शादी पे खुश नहीं थी तो उसको दीवारों में चुनवा दिया गया था। अच्छा, अब अगर दीवारों में चुनवा दिया गया था तो मैंने उसकी कब्र की मैं चश्मदीद गवाह हूँ जो कि पंजाब सेक्रेटेरिएट में है। और वहाँ पे वो जो है मज़ार, जो उसकी कब्र है उसके चारों तरफ ऑफिस खुला हुआ है और ऑफिस के लोग बैठे हुए उधर अपने जो सरकारी काम होते हैं वो अंजाम दे रहे होते हैं। और उसके अलावा वहाँ पे कब्र एक उसकी तरफ बाउंड्री कर दी गई है जो कि एक ग्रिल की बाउंड्री कर दी गई है और कहा जाता है कि वो अनारकली की कब्र है। अच्छा, अगर अनारकली को चुन दिया गया था तो फिर उसको निकाल के वापस से वहाँ दफनाया, और जब उसको चुना गया था तो जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में वो तो उसको इंडिया में चुना गया था, दिल्ली में चुना गया था। तो अब ये काफ़ी अजीब व गरीब स्टोरी है उसके बारे में, और मुझे पता है कि वो फिक्शनल एक कैरेक्टर है तो उस स्टोरी में कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि अगर बादशाह को उससे शादी करनी होती तो उसको कोई नहीं रोक सकता था। क्यों? क्योंकि उसने वैसे ही 20 शादियाँ की हुई थी, जैसे कि मैंने आपको अभी नूरजहाँ के बारे में बताया अपने पिछले व्लॉग में कि वो बादशाह की, जहांगीर की 20वीं बीवी थी। तो चलिए अंदर चलते हैं फिर। ये जो मेन एंट्रेंस फसाड है जहांगीर के मकबरे का, उसकी बैक साइड है, और यहाँ से अगर हम अंदर आ जाएं फसाड से तो ये जो अंदर वाला एरिया है, अंदर वाली आर्च है, ये दरवाजे का अंदरूनी हिस्सा है जिसके सामने ये जहांगीर का मकबरे के 4 मीनार नज़र आ रहे हैं जिनकी तरफ हम जाते हैं। अनारकली का जो भी कहानी में मसला है, जो कहानी बताई जाती है अनारकली की, इम्तियाज़ अली ताज वाली, जिस पे बाद में जो है वो भी बनी, फिल्म भी बनी मुग़ल आज़म, कि अकबर को इस बात पे एतराज़ था, अकबर बादशाह को, शहजादा सलीम की इस हरकत पे कि वो एक कनीज़ से शादी करना चाहता है जिसका नाम अनारकली है। लेकिन जाहिर है कि वो कहानी है सिर्फ, असल में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ना कोई कनीज़ थी, ना किसी का नाम अनारकली था। अकबर मशहूर ये बातें इस तरह हुई हुई हैं, लेकिन मशहूर इस तरह हुई हुई हैं कि वो कहानी को हम असली समझ रहे हैं। हालांकि फ़िल्म देख के या कहानी पढ़ के या जो भी वो ड्रामा है उसको देख के या सुन के वो इतना ज़्यादा राइज हो गया कि लगने लगा कि वाकई में होता है, और वो अनारकली खबर भी दरियाफ्त हो गई। एक्चुअली तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और जो जहांगीर साहब हैं उन्होंने 20वीं तो नूरजहाँ थी तो वो मर गए थे, तो उससे पहले 19 औरतों से शादियाँ की थी। अच्छा, मुमताज़ महल जो थी, जो शाहजहाँ की बेगम है जिनका जो ताजमहल में दफन है, वो उनकी 7वीं 8वीं बेगम थी।
तो इन लोगों का कोई रोमांस या मोहब्बत का मसला नहीं था मुगलों का। ये पिकनिक पे आए हुए थे, इन्होंने पिकनिक की। हाँ, अच्छी बात यह है कि इन्होंने तामीरात कर दी। ख़ासतौर पर शाहजहाँ ने बहुत सारी तामीरात की हैं, सबसे ज़्यादा तामीरात शाहजहाँ की हैं, जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ देखने को मिल जाता है और हम खुश होते हैं इसको देख के। ये हम खड़े में एक वैसे ही फव्वारे के, जो कि आपको इसका बड़ा साइज शालीमार गार्डन में मिल जाता है। ये इसके नीचे से जगह है, यहाँ से कहीं से पानी आता था और ये यहाँ से मूव करके फिर इधर, और यहाँ से रास्ता बना है पानी जाने का, और फिर ये इसका छोटा सा पुल बना हुआ है आगे। इस तरह इन्होंने यहाँ पे जो बनाए हुए हैं फव्वारे, वो हौज बना के, जैसे ये हौज है, इसके बीच में जो लगा हुआ है मार्बल का, ये भी फव्वारा ही था और ये उसी ज़माने का लगा हुआ है। तो इसमें पानी भरता था, फिर यहाँ से ओवरफ्लो करा देते, और ये सारा कुछ ग्रेविटी एक्शन से होता था, क्योंकि उस वक्त लाइट बिजली तो ईजाद हुई नहीं थी और ना पानी की मोटर ईजाद हुई थी, कोई चीज़ पंप करने का सिस्टम नहीं था, तो ये ग्रेविटी से पंप करते थे। और उसके बाद फिर इसी तरह इस हौज से निकल के पानी इधर और यहाँ पे आके, जैसे उस तरफ मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे भी ये नाली बनी हुई है और इससे फिर ये पानी आगे तक वो वहाँ जहांगीर के मकबरे तक जा रहे हैं। ये वो उसी तरह का एक वो है जिसपे से पानी गिरता है तो फिर वो ख़ास तरीके से उछलता है और फिर यहाँ से फ्लो पकड़ता है और फिर ये चलता हुआ वहाँ तक जाता है। ये जी शहजादा सलीम का मकबरा। आपको पीछे 2 मीनार नज़र आ रहे होंगे और एक मीनार ये है बड़ा और ये एक मीनार ये नज़र आ रहा है। इन मीनारों की एक मिस्ट्री ये है कि आप इस पे जाके अगर बादशाही मस्जिद जो कि इस तरफ है, यानी इधर की तरफ है, तो उस पे बादशाही मस्जिद को देखेंगे तो बादशाही मस्जिद के 4 में से 3 ही मीनार नजर आएंगे, चाहे आप किसी भी मीनार पे चढ़ जाएं। अभी हम ये एक्सपीरियंस करेंगे ऊपर चढ़ के, ये हमें कई लोगों ने ये बात बताई है। लेकिन ये 10 साल में बना था और ये शाहजहाँ ने ये मकबरा बनवाया था जहांगीर का, क्योंकि जहांगीर कश्मीर से वापसी के रास्ते के अंदर जहांगीर की डेथ हो गई थी और एक मकाम है बाक्सर किला जो कि कश्मीर में ही है, वहाँ पे आलाइशें दफने जो मेहरुन्निसा थी यानी नूरजहाँ, उसने हकीमों को बुला के, क्योंकि लाश न सड़ जाए, आलाइशें जिगर और दिल वगैरह निकलवा के वहाँ दफनाया था और फिर यहाँ लाहौर तक लेकर आई थी और यहाँ लाके फिर ये मकबरा बना था। आमतौर पे शाहजहाँ की और दीगर आपने आसिफ जहाँ का भी मकबरा देखा होगा कि मकबरों पे गुंबद होते हैं और मसाजिद में मीनार होते हैं। इसमें गुंबद नहीं है जहांगीर के मकबरे में, और इसमें 4 मीनार हैं जैसे मस्जिद में होते हैं। और लेकिन शाहजहाँ की बनाई हुई ठट्टा की जो मस्जिद है उसमें गुंबद है 99। तो ये कुछ इस तरह इन्होंने बहुत कुछ आर्किटेक्चर में डिजाइन में चेंजेस किए हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो इस पे काम हुआ है मीनार पे, ये जिगजैग है। अच्छा, इस पे ना नजर नहीं ठहरती, तो इस जब बारिश होती है तो ये आपको इसमें मूवमेंट महसूस होगी, जो ये इस पे जो डिज़ाइनिंग की गई है इसके ऊपर। अच्छा, एक और अहम बात मुझे इसकी पता चली कि ये मीनार इस तरह से कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, यानी कि तामीर किए गए हैं कि ये इनका झुकाव जो है मकबरे के बाहर की साइड पे है कि अगर कभी ये मीनार गिरे तो ये बाहर की जानिब गिरें और इससे इमारत को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुँचे। तो ये भी एक कंस्ट्रक्शन का एक तरीका है, और मुग़लों ने जितनी कंस्ट्रक्शन में काम किया है वो तो सभी जानते हैं। और ये जो दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा वॉलनट का बना हुआ है, और वॉलनट उस ज़माने का ही वॉलनट का है, क्योंकि इसमें कीड़ा दीमक कुछ भी नहीं लगता, और ये खोलने में इसके किवाड़ आसानी से खुल जाएंगे क्योंकि ये इसका वेट बहुत कम होता है। तो दोस्तों, हमने आपसे मीनार का जिक्र किया था, तो अब हम जा रहे हैं मीनार के अंदरूनी जीने से चढ़ते हुए ऊपर की जानिब। और ये सीढ़ियाँ थोड़ी सी अंधेरे वाली हैं, लेकिन बहुत कुशादा हैं और बहुत आरामदेह हैं, जो कि मैं आपको हमेशा सीढ़ियों की कंप्लेन करती हूँ कि वो सीढ़ियाँ बहुत ऊंची बनाते हैं, स्टेप्स जो हैं, लेकिन ये सीढ़ियाँ काफ़ी अच्छी हैं। ये भी ऊंची हैं गो के, लेकिन बेहतर है फिर भी। तो दोस्तों, ये मुग़ल आर्ट की वाहिद एक ऐसी छत है जो कि 10 कनाल पे मुहित है, और इसके चारों कोनों पे मीनार है, और ऊपर भी टाइल का काम बखूबी किया गया है। और ऊपर एक वहाँ पे 3 सीढ़ियाँ चढ़ के फिर एक
ऊपर एक स्टेज सा बनाया गया है, वो किस मकसद के लिए वो मैं आपको पूछ के बताती हूँ। तो दोस्तों हम जा रहे हैं इस मीनार की बालाई मंजिल पे, चल के वहाँ से आपको मैं लाहौर शहर का एक व्यू भी दिखाऊंगी और मस्जिद का भी। तो चलते हैं दरवाजे के अंदर से ऊपर की जानिब। तो जनाब ये है मीनार पे जाने का रास्ता, तो चलते हैं ऊपर की तरफ। और इधर भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा काम हुआ है तामीराती, और यहाँ पे भी थोड़ा सा अंधेरा है। उस ज़माने में तो यकीनन यहाँ पे मशालें रोशन की जाती होंगी। ये एक बना हुआ भी है, रोशनी दिन के वक्त यहाँ से आ जाती होगी और रात के वक्त यहाँ पे मशालें रोशन की जाती होंगी। तो दोस्तों ये देखें, मैं इस वक्त आ चुकी हूँ 2nd फ्लोर पे, और यहाँ से व्यू भी देखें। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती, आप ख़ुद ही देख लें, इसलिए कि मेरा सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है और अभी भी इसकी शायद 2 फ्लोर्स बाकी हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इसकी 3rd और लास्ट फ्लोर पे, और हमारा सांस ऑलमोस्ट फूल के भी थक चुका है बेचारा। और मैं ऊपर चल के आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे व्यू कैसा नज़र आएगा। इस छत पे आने के लिए चारों साइड पे 2-2 जीने बने हुए हैं। मीनारों पे अंदर अलग जीना है, लेकिन चारों साइड पे जीने बने हुए हैं। जैसे ये है, ये पिछली तरफ है, ये बिल्कुल बैक साइड है और ये वाली साइड है। इसी तरह इन्होंने चारों तरफ मज़ार के अहाते के अंदर ये इस तरफ फव्वारे और ये बाग बनाए हुए हैं, जो कि जाहिर है शाहजहां एक बेहतरीन एस्थेटिक सेंस रखने वाला और तामीरात करने वाला बादशाह था। उसने बहुत सोच समझ के औरंगज़ेब कह रहा हूँ, जहांगीर का ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है, एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स है, मज़ार से ज़्यादा ये मज़ार का कॉम्प्लेक्स है एक्चुअली। तो वो बनवाया जिसमें एस्थेटिक्स को भी देखा, डिज़ाइन को भी देखा, आर्किटेक्चर को भी देखा, लोकेशन को भी देखा। ये आप देखें, इसके बिल्कुल साथ अगर आप देख सकें, ये दरियाए रावी नज़र आ रहा है। तो पहले थोड़ा और करीब बहता होगा इसके करीब से। दोस्तों ये जो मज़ार का दरवाज़ा है, मरकज़ी दरवाज़ा, तो ये जो मज़ार है, ये जो दरवाज़ा है, ये उसी ज़माने का बना हुआ है और देखने में ये बहुत भारी भरकम लगता है, लेकिन ये एक उंगली से आराम से मूव हो जाता है, इसलिए कि ये सागवान की लकड़ी का बना हुआ है। बहुत खूबसूरत दरवाज़ा है और इसमें दरवाज़ा और इसमें पीतल, तांबा और मेटल भी होता है। अच्छा ये देखें, बहुत खूबसूरत इस पे काम हुआ हुआ है। और ये ज़ंजीरें मुझे बड़ी फैसिनेट करती हैं, जो कि फाटक बंद करने के लिए उस ज़माने में इस्तेमाल होती थी। और ये देखें आर्चिस पे कितना खूबसूरत काशीकारी का काम हुआ हुआ है। और इस पैटर्न को डिज़ाइनर्स जो हैं अपने कपड़ों के पैटर्न में भी यूज़ करते हैं। अक्सर मैंने इस पैटर्न के ड्रेसेस देखे हैं, लोग जो डिज़ाइनर्स हैं इस पैटर्न को बहुत यूज़ करते हैं। और ये फ़र्श पे जो काम हुआ हुआ है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में काट के फिर इनका डिज़ाइन बनाया गया है। ये फ़र्श मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और ये हम अंदर की जानिब अब हम जा रहे हैं मज़ार में, और छत पे भी बहुत खूबसूरत काम हुआ है, लेकिन कुछ जगहों से ये काम ये छत का हिस्सा कुछ गिर गया मखदूश होके। और अंदर चलते हैं और मैं आपको अंदर चल के दिखाती हूँ मज़ार, यानी कि उनकी कब्र शहज़ादा सलीम की। मज़ार के अंदर जाते हुए ये जाली का काम भी हुआ है। ये जाली का काम लकड़ी का ही है और उसी ज़माने का है। और ये फिर एक और छोटा दरवाज़ा कब्र के अहाते में दाखिल होने से पहले है, ये भी सागवान की लकड़ी का है और ये लेकिन छोटे साइज़ में है। और इस पे भी इसकी हिफाजत के लिए ये जंजीर लगाई गई है ताकि इसको बंद कर दिया जाए।
तो जनाब ये हैं शहनशाह मन महाराज मन शहज़ादा सलीम नूरजहाँ के शौहर और अनारकली को पसंद करने वाले और अपने वालिद के शेखू। ये उनकी कब्र है, यानी कि कब्र का तावीज़। और इस पे भी आप लोग देख रहे हैं कैसा काम हुआ हुआ है। ये कैलीग्राफी हुई हुई है जो कि मुग़लों की उस वक्त की ख़ास एक तरीक़ा कैलीग्राफी था। और ये देखिए इस पे अल्लाह ताला के सारे नाम लिखे हुए हैं और ऊपर की जानिब शायद आयतें लिखी हुई हैं जो कि मैं आपको पत्थर ग्लो कर रहे हैं, टॉर्च लेके जा रहे हैं जो इन्होंने स्टोन लगाए हैं वो स्टोन ग्लो करते हैं। अच्छा, ये देखें जल जाते हैं। ओहो हो ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। ये नीचे वाला में इसमें था पहले, पता नहीं अभी क्या वो निकाल लिए होंगे लोगों ने, निकाल ही लेते हैं लोग। ये काफी बेहतर हालत में से अंदर से काफी सूरत जाती है। तो दोस्तों ऊपर चढ़ के मैं आपको दिखाती हूँ। इस पे इधर भी आयतें लिखी हुई हैं और यहाँ पे भी ये देखें, ये बादशाह सलामत के जाहो जलाल के मुताबिक ये मज़ार की आराइश और तज़ीन की गई है और बहुत खूबसूरत जगह है। काश ये यहाँ पे ज़िंदा इंसानों को इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाएं तो ये तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा हमारे लिए। ये देखें यहाँ पे भी इन्होंने, ये जो है संगे मरमर है ना, ये सारा अंदर के हिस्से में ये सारा संगे मरमर का काम किया गया है। जो संगे मरमर ठंडा पत्थर होता है तो वो अंदर की ठंडक को बरकरार रखता है और गर्मी में यहाँ पे गर्मी नहीं लगेगी। वैसे तो यहाँ पे जालियाँ हैं जो कि हवा का उससे बासानी गुज़र होता है। यहाँ पे क्या है ये मैं देखती हूँ जाके। दोस्तों ये जो दरवाज़ा है ये आम लोगों के लिए था, जब उस ज़माने में आम लोग यहाँ से आते थे और मज़ार पे इनकी कब्र पे फातिहा ख़्वानी करते थे। जबकि ये वाला दरवाज़ा जो है ये दरवाज़ा रॉयल फैमिली के लिए डेडिकेटेड था, मुख्तस था और यहाँ से उनकी फैमिली आती थी और अपने प्यारे बादशाह की कब्र पे फातिहा ख़्वानी करती थी। तो ये है बादशाह का शेखू का मज़ार, जहांगीर का मज़ार। और वाकई उस वक्त का जाओ जलाल बहुत ज़बरदस्त था। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। level 73, 88 एंड 55 और यहाँ से ऊपर 3 लेवल से ऊपर पानी का लेवल जा चुका है। तो एक सब्जी के 3 स्लाब आ चुके हैं और मकबरे को कुछ नहीं हुआ, इतना सैलाब देख के भी कुछ नहीं हुआ, इतना मजा नहीं था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नीनी और इस वक्त मैं मौजूद हूं अकबरी सराय में। अब अकबरी सराय क्या है तो ये मैं आपको बताती हूं। ये जो चारों तरफ आपको अहाता नज़र आ रहा है, ये जो चारों तरफ आपको कमरे नज़र आ रहे हैं, मैं पहले आपको दिखा दूं। ये देखें, ये कमरे आपने देख लिए। ये कमरे जो हैं अकबरी सराय कहलाते हैं और ये जो है शाहजहाँ के दौर में इसकी तामीर हुई। शाहजहाँ जो है उसका दरबार में एक मौर्रिख था जिसका नाम अब्दुल हमीद था। उसने अपनी किताब में लिखा है सराय को जुलू खाना रोज़े के नाम से मौसूम किया जाता है, जिसके मायने हैं मकबरे का मुंसलिका अहाता।
सराय के अहाते के चारों तरफ एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया है जिसमें चारों तरफ छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं जिनकी तादाद 180 है। हर कमरे के सामने एक बरामदा है और सराय के कोनों में बुर्जों का इजाफा किया गया है। तो चलते हैं मज़ार के अंदर की जानिब। और ये जो अहाता है, ये अहाता बना जहांगीर के मकबरे के बनने के बाद और ये शाहजहां ने बनवाया। तो आप अगर इस अहाते को देखें तो इसके बिल्कुल साथ पीछे जो है ना वो गुम्बद मीनार नजर आ रहे हैं, जहांगीर का मकबरा है और इसी अहाते में से जहांगीर के मकबरे का रास्ता है। तो वो मकबरा पहले बना हुआ था, बाद में शाहजहां ने इसको एक्सटेंड किया और यहाँ रहने के लिए बेसिकली ये जगह बनाई। जो एक मस्जिद इमारत नज़र आ रही है मस्जिद है और मस्जिद के पीछे आसिफ खान का मकबरा है जो मलका का भाई का मकबरा है। तो प्लस मुमताज़ महल का फादर है। तो 1641 को ये खोद हो गए थे और फिर इनका मकबरा भी शाहजहां बादशाह ने बनवाया था जिससे बनाने में कोई 4 बरस लगे और इस पर भी 4 लाख रुपया इस पर खर्चा आया था उस जमाने के 4 लाख। अच्छा, चलिए चले अंदर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब ये कमरों के बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? ये कमरे अभी खाली हैं या इसमें कोई रिहाइश पजीर है? ये मैम एक्चुअली तो मकबरे के ये साथ ही अटैच है, बड़ी सराय है तो यहाँ पर मुसाफिर आकर क्याम करते होते थे तो मुगल पीरियड तक। अच्छा, सिलसिला यूज करते रहे एज गेस्ट हाउस। और बाद में जब सिख यहाँ पर आ गए, कब्जा किया उन्होंने, तो वो उन्होंने इसके फौजी छोनी में तब्दील कर दिया था। आर्मी यहाँ पर रहती थी, उस वक्त की फौज यहाँ पे रहती थी। और ब्रिटिश दौर में ये उन्होंने अपना गोदाम बनाया हुआ था जहाँ पर वो कोयला भरते थे, लकड़ियाँ वगैरह, पुरानी गाड़ियाँ और जो स्पेयर पार्ट्स वो यहाँ स्टोरेज करते थे। तो चलिए जनाब, चलते हैं आसिफ जा के मकबरे के अंदर, जो कि कहा जाता है कि उसका जो फसाड है वो ऑलमोस्ट बाबरी मस्जिद जैसा ही है। तो चलते हैं अंदर की जानिब। यहाँ से देखें व्यू है, यहीं से भी खूबसूरत नज़र आ रही है जो कि दोहरा गुंबद बनाया हुआ है। तो ये कभी सारा भरा हुआ था इटालियन मार्बल्स और जो रात को अंधेरे में ना चमकता था लाइट जैसे चांद की तरह चमकता। तो फिर इसके साथ क्या हुआ? वो बाद में जब रणजीत सिंह के पीरियड में ना जो डिस्ट्रॉय कर दिया। वैसे मैंने कई जगहों पे देखा है, जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पे एक दास्तान उसके जुल्म की ज़रूर लिखी हुई है, चाहे वो बादशाही मस्जिद हो चाहे कहीं पे भी हो, उसकी एक जुल्म की दास्तान एक अलग ही लिखी हुई है हर जगह पे। तो दोस्तों, हम इस वक्त जिस अहाते में मौजूद है ये मकबरा आसिफ खान है। और आसिफ खान तो जो था वो अभी इन साहब ने भी बताया है कि मलका नूरजहां का भाई था। और जो ये है और ये शाहजहां की अफवाज का सलार भी था। फिर लाहौर का सूबेदार मुकर्रर हुआ और इसका इंतकाल हुआ जी 1641 में, यानी कि 1641 में इसने वफ़ात पाई, जहाँ इसके दामाद शाहजहां ने इसके लिए एक आलीशान मकबरा कायम करवाया। तो इधर अभी फ़िलहाल रेनोवेशन का काम भी चल रहा है, क्योंकि ये इमारतें जब इंतहाई मखदूश हो जाती हैं तो ही फिर हमारी गवर्नमेंट को और या इसके इदारे को ख्याल आता है जो कि इसका मुताल्लिक़ा इदारा होता है, तो फिर उसके बाद यहाँ पर रेनोवेशन शुरू होती है। और अभी मैं आपको कई इमारतों में लेके गई हूँ, तारीख़ी इमारतों में, तो वहाँ पे तो बहुत बुरे हालात हैं, जहाँ का मेरा ख़्याल है अभी उनको इदारों को इसके बारे में पता नहीं चला कि यहाँ के हालात क्या हो गए। तो देखिए, ये है आसिफ जाह का मकबरा, जो कि कहते हैं कि ये बाबरी मस्जिद का एक रेप्लिका है। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे किसी ज़माने में पानी चलता होगा जो कि अभी ये खुश्क पड़ा हुआ है। और ये इसकी आउटर वॉल बहुत खूबसूरत है, जो कि मैं आपको भी करीब से चल के दिखाती हूँ कि इसका अब इस वक्त क्या हाल है। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको आसिफ जाह के मकबरे के बारे में एक गलत इंफॉर्मेशन दे दी कि वो बाबरी मस्जिद का रेप्लिका है। एक्चुअली ये जो मस्जिद की बैक साइड है, ये कौन सी मस्जिद है? अयोध्या की बाबरी मस्जिद। अयोध्या की ये मस्जिद तो शाहजहानी मस्जिद। हाँ, इसी मस्जिद की बैक जो है ये बाबरी मस्जिद से बहुत मुमासलत रखती है।
अच्छा जी, चले इनके मकबरे के बारे में एक बड़ी हैरत अंगेज मुझे बात पता चली, तो पूछते हैं इनसे। ताज असल का ज़्यादा है। तो देखने में ये सारी दीवारें सी नज़र आ रही हैं, लेकिन दीवार के ऊपर हाइट पर वाटर कैनल बनाया हुआ है, तो पानी की नहर चल रही है। तो 1627 ईस्वी इमारत ये बनाई थी शाहजहां बादशाह ने। तो देखने में दीवारें हैं, लेकिन ऊपर पानी चलता था। तो ये फुहारे आप देखेंगे अंदर मकबरे में, तो ये ऑटो सिस्टम है, ये फाउंटेन चलते थे विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट मोटर। ये इट वाज रनिंग बाय ए ग्रेविटी एक्शन। तो दोस्तों, जो इन्होंने परनालों का जिक्र किया है, वो परनाले जो हैं वो पानी को लेके इस मकाम तक आते थे। ये जो आपको नज़र आ रहा है, इधर डिज़ाइन भी हुआ हुआ है, और इससे ये उछल के पानी इसके अंदर आ जाता था। ये जो इन्होंने हौस सा बनाया हुआ है, और इस हौस में जब वो आके पानी नीचे गिरता था तो ऐसा लगता था कि हीरे जवाहरात गिर रहे हैं, और उससे एक ऐसा रिदम पैदा होता था जो कि पर्शियन आर्ट का एक ख़ास स्टाइल है पानी गिराने का, जिससे म्यूज़िक का रिदम बनता है। तो और फिर वो पानी ये जो एक नहर सी बनाई हुई है, इसके अंदर बहता हुआ आगे तक चला जाता था। तो ये मुग़लों के पास इस तरह के आर्ट बहुत थे, वो बड़ी डिफरेंट तामीरात करवाते थे और करते थे, जिससे इंसानी अक़ल इस वक्त तो दंगी रह जाती है कम से कम। ये इसका मरकज़ी हौज़ है, और जो मैंने भी आपको एक छोटा हौज़ दिखाया था, वो इस कब्र के अहाते के चारों कोनों पे बनाया गया है ताकि चारों तरफ पानी गिरे। तो दोस्तों, हम अभी मकबरे के करीब आ गए हैं, और ये देखें पुराने आसार इसमें अभी भी कुछ नज़र आ रहे हैं जो कि इंतहाई मिट चुके हैं और मध्यम पड़ चुके हैं। और जो बाहर की इमारत है वो काफ़ी मखदूश है, लेकिन यहाँ पे इस पे अभी रेनोवेशन का काम, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया था, वो चल रहा है। और ये देखें एक पैच दाखिली दरवाजे के ऊपर भी काशीकारी का मौजूद है, जो कि बता रहा है कि ये इमारत उस वक्त कितनी अजीमुश्शान होगी। तो जनाब, ये है आसिफ जा की कब्र, जो कि असल में ये तावीज़ है, और नीचे इनकी असल कब्र तहखाने में है, जहाँ पे रसाई मुमकिन नहीं है और उसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। तो हमने यहाँ की तो परमिशन नहीं ली थी, तो इसलिए हम इधर आपको अंदर नहीं लेके जा सकते। और इसके ऊपर ये पुरानी आयतें भी लिखी हुई हैं, और ये कैलीग्राफी हुई है, जो उस वक्त का एक ख़ास स्टाइल था कैलीग्राफी का, वो यहाँ पे हमको नज़र आता है। अच्छा, ये जो बेसिकली कब्र का एक तरह से मॉन्यूमेंट है। कब्र तो नीचे है, कहीं कोई 20 फुट नीचे कब्र होगी या 30 फुट। इसमें से चीज़ें निकल भी चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको कार्विंग का जो कमाल इसमें नज़र आ रहा है। ये जितनी कैलीग्राफी हुई हुई, ये ऊपर से ब्रश से नहीं हुई हुई, ये कार्व करके वाइट पत्थर में ब्लैक पत्थर डाला हुआ है, जिसको मैं आपको दिखा भी दूँ। ये देखें, यहाँ से ये उतरा हुआ है ब्लैक वाला, उसमें अंदर का नज़र आ रहा है। पहले वाइट पत्थर पे कार्विंग की, फिर उसमें ब्लैक पत्थर डाल के उसको लिखा गया, यानी कि शक्ल दी गई। ये देखें, ये भी कार्विंग हुई है, जिसमें ऊपर से ब्लैक लगा हुआ है और अंदर से उन्होंने इनग्रेव करके फूल बनाए हुए हैं। ये पूरी एक लड़ी चल रही है इसमें। इसी तरह ये ऊपर जो कुरानी आयतें लिखी हुई, ये भी 1 पीस मार्बल के अंदर कार्विंग करके और फिर उसमें ब्लैक पत्थर लगा के इसको कार्व किया। ये देखिए, नीचे से रेड इसका वो नज़र आ रहा है, यहाँ से टूट गया है। ये लोगों को आदत होती है यहाँ पे इन सब पे भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जैसे यहाँ दीवारों पे इन्होंने नंबर लिख दिए। मुझे लगता ही है इसकी हालत बहुत मखदूश है, लेकिन जिस तरह का काम हुआ है, जैसे गुंबद पे, ये बहुत ही डिफरेंट काम है। मैंने इतना डेकोरेटिव गुंबद अभी तक नहीं देखा किसी भी मकबरे में। बादशाही मस्जिद में इस तरह का गुंबद है, लेकिन मकबरे में नहीं देखा। और आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा विदाउट आर्मेचर होता है, कोई सरिया नहीं है। और ये जो छोटी सी आपको
प्लास्टर उतरने से अंदर ईंटें नजर आ रही है। इसके रखने के तरीके से गुंबद फॉर्म हुआ है और इसके रखने का तरीका ही इसको स्ट्रेंथ देता है। फिर ऊपर भी इन्होंने ये झरोंके बनाए हुए और इसमें भी हर जगह पे कहीं ना कहीं कार्विंग और डिजाइनिंग किसी भी किस्म का काम जरूर हुआ है, जो कि अब बहुत थोड़ा थोड़ा बचा है। काश इसको भी देखिए, ये छोटे वाले झरोके के अंदर काम हुआ है। ये पूरा बॉर्डर ऊपर बना हुआ होगा उस जमाने में, जो कि अब टूट चुका है। फिर ये अंदर, ये वाली आर्च के अंदर ये काम हुआ है। काश जिस तरह हमने अभी नूरजहां के मकबरे में देखा काम होते हुए, इस मकबरे को भी, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट आर्किटेक्चर है, इसका डिज़ाइन बहुत यूनिक है और बहुत मुख्तलिफ है ये। तो काश इसको भी महकमा जो है अपनी तवज्जो दे इसके ऊपर और इसको उस तरह से रेनोवेट करे जैसे नूरजहां के मकबरे को किया जा रहा है। ये आसिफ खान के मकबरे के चारों तरफ 4 दरवाजे हैं। ये दरवाज़ा जो आपको अभी नज़र आ रहा है ये डबल स्टोरी है। इसमें ऊपर बैठने की ज़ाहिर है उनकी जगह होगी जो कि महाफिज वगैरह है। ये दरवाज़ा जो मस्जिद के साथ है ये छोटा है और इसके जो ऑपोजिट दरवाज़ा यानी मकबरे की बैक साइड पर है वो भी इसी साइज़ का एग्जैक्टली। लेकिन जो साइड वाला दरवाज़ा है यानी पिंडी की तरफ जो दरवाज़ा है वो ये दरवाज़ा है। ये और लाहौर की तरफ वाला दरवाज़ा एक तरह का है, मिलता जुलता, बिल्कुल एक दूसरे का रेप्लिका है और दोनों में बैठने की जगह है। साथ ही जो पूरी बाउंड्री वॉल है वो आप देखेंगे नीचे से ख़राब हो रही है और ऊपर से कुछ बेहतर है, लेकिन वो भी ख़राब ही हो रही है। रीज़न उसकी है कि यहाँ इंक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा हुई हुई है, लोगों ने घर बना लिए हैं। ये पिछला दरवाज़ा जो अभी रिसेंटली इन्होंने इसको रेनोवेट किया है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इस पर डेकोरेटिव काम नहीं हुआ, सिर्फ कंस्ट्रक्शन हुई है क्योंकि ये ज़्यादा मखदूश हालत में था, गिर गया था। अब इन्होंने इसको कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता कर तो रहे काम। इस तरफ से कुछ आइडिया आपको हो सकता है कि इस पे किस लेवल की डिजाइनिंग हुई थी। तो दोस्तों मैंने आपसे कुछ कमरों का जिक्र किया था और ये मैंने आपको पहले दिखाया भी था एक लॉन्ग शॉट में। तो ये वो कमरे हैं जहाँ पे बादशाह के जो मतलब स्टाफ के गेस्ट वगैरह आते थे, तो ये गेस्ट रूम के तौर पे इस्तेमाल किए जाते थे। और मैं अंदर चल के दिखाती हूँ आपको। मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगी क्योंकि ये काफ़ी अबेंडेंट पड़े हुए हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये चिराग रखने की जगह होगी यकीनन, और यहाँ पे पता नहीं शायद कोई दरवाज़ा होगा जो कि अब बंद कर दिया गया है। और इनकी छतें कोई ज़्यादा ऊंची नहीं हैं और इसमें सारी लाल ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। और फिर जब ब्रिटिश एरा आया तो उन्होंने यहाँ पे अपना गोदाम बना दिया था। यहाँ उनकी कोयले, पुराना सामान, जो भी सामान होता था पुराना धुराना, वो इधर रखते थे और उसको इन्होंने गोदाम के इस्तेमाल में लिया था। यहाँ पे इनका कोई ज़्यादा पुरसाने हाल नहीं है और ये काफ़ी अंदर से बुरे हैं। हालांकि इनको हम छोटे छोटे म्यूज़ियम में तब्दील कर सकते हैं या यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स खोल सकते हैं जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स रखे हैं हम अपनी। पंजाब तो वैसे इस मामले में बहुत ज़रखेज़ है, लेकिन इस तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है और तवज्जो इनको दिलाए कौन। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़। फ्लैट लेवल 73, 88 एंड 55। और यहाँ से ऊपर 3 लेवल से ऊपर पानी का लेवल जा चुका है। तो एक सब्जी के 3 स्लाब आ चुके हैं और मकबरे को कुछ नहीं हुआ, इतना सैलाब देख के भी कुछ नहीं हुआ, इतना मजबूत बना हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नीनी, और इस वक्त मैं मौजूद हूं अकबरी सराय में। अब अकबरी सराय क्या है तो ये मैं आपको बताती हूँ।
ये जो चारों तरफ आपको अहाता नज़र आ रहा है, ये जो चारों तरफ आपको कमरे नज़र आ रहे हैं, मैं पहले आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये कमरे आपने देख लिए। ये कमरे जो हैं अकबरी सराय कहलाते हैं और ये जो है शाहजहाँ के दौर में इसकी तामीर हुई। शाहजहाँ जो है उसका दरबार में एक मौर्रिख था जिसका नाम अब्दुल हमीद था। उसने अपनी किताब में लिखा है सराय को जुलू खाना रोज़े के नाम से मौसूम किया जाता है, जिसके मायने हैं मकबरे का मुंसलिका अहाता। सराय के अहाते के चारों तरफ एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया है जिसमें चारों तरफ छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं जिनकी तादाद 180 है। हर कमरे के सामने एक बरामदा है और सराय के कोनों में बुर्जों का इजाफा किया गया है। तो चलते हैं मज़ार के अंदर की जानिब। और ये जो अहाता है, ये अहाता बना जहांगीर के मकबरे के बनने के बाद और ये शाहजहां ने बनवाया। तो आप अगर इस अहाते को देखें तो इसके बिल्कुल साथ पीछे जो है ना वो गुंबद मीनार नजर आ रहे हैं, जहांगीर का मकबरा है और इसी अहाते में से जहांगीर के मकबरे का रास्ता है। तो वो मकबरा पहले बना हुआ था, बाद में शाहजहां ने इसको एक्सटेंड किया और यहाँ रहने के लिए बेसिकली ये जगह बनाई। जो एक मस्जिद इमारत नज़र आ रही है मस्जिद है और मस्जिद के पीछे आसिफ खान का मकबरा है जो मलका का भाई का मकबरा है। तो प्लस मुमताज़ महल का फादर है। तो 1641 को ये खोद हो गए थे और फिर इनका मकबरा भी शाहजहां बादशाह ने बनवाया था, जिससे बनाने में कोई 4 बरस लगे और इस पर भी 4 लाख रुपया इस पर खर्चा आया था उस ज़माने के 4 लाख। अच्छा, चलिए चले अंदर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब ये कमरों के बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? ये कमरे अभी खाली हैं या इसमें कोई रिहाइश पजीर है? ये मैम एक्चुअली तो मकबरे के ये साथ ही अटैच अकबरी सराय है, तो यहाँ पर मुसाफिर आकर क्याम करते होते थे तो मुगल पीरियड तक। अच्छा, सिलसिला यूज करते रहे एज गेस्ट हाउस। और अच्छा। बाद में जब सिख यहाँ पर आ गए, कब्जा किया उन्होंने, तो वो उन्होंने इसके फौजी छोनी में तब्दील कर दिया था। आर्मी यहाँ पर रहती थी, उस वक्त की फौज यहाँ पे रहती थी। और ब्रिटिश दौर में ये उन्होंने अपना गोदाम बनाया हुआ था जहाँ पर वो कोयला भरते थे, लकड़ियाँ वगैरह, पुरानी गाड़ियाँ और जो स्पेयर पार्ट्स वो यहाँ स्टोरेज करते थे। तो चलिए जनाब, चलते हैं आसिफ जा के मकबरे के अंदर, जो कि कहा जाता है कि उसका जो फसाड है वो ऑलमोस्ट बाबरी मस्जिद जैसा ही है। तो चलते हैं अंदर की जानिब। यहाँ से देखें व्यू है, यहीं से भी खूबसूरत नज़र आ रही है, जो कि दोहरा गुंबद बनाया हुआ है। तो ये कभी सारा बना हुआ था, इटालियन मार्बल्स, और जो रात को अंधेरे में ना चमकता था लाइट जैसे चांद की तरह चमकता था। तो फिर इसके साथ क्या हुआ? वो बाद में जब रणजीत सिंह के पीरियड में ना ये डिस्ट्रॉय कर दिया। वैसे मैंने कई जगहों पे देखा है, जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पे एक दास्तान उसके जुल्म की ज़रूर लिखी हुई है, चाहे वो बादशाही मस्जिद हो चाहे कहीं पे भी हो, उसकी एक जुल्म की दास्तान एक अलग ही लिखी हुई है हर जगह पे। तो दोस्तों, हम इस वक्त जिस अहाते में मौजूद है ये मकबरा आसिफ खान है। और आसिफ खान तो जो था वो अभी इन साहब ने भी बताया है कि मलका नूरजहाँ का भाई था। और जो ये है और ये शाहजहाँ की अफवाज का सलार भी था। फिर लाहौर का सूबेदार मुकर्रर हुआ और इसका इंतकाल हुआ जी 1641 में, यानी कि 1641 में इसने वफ़ात पाई, जहाँ इसके दामाद शाहजहाँ ने इसके लिए एक आलीशान मकबरा कायम करवाया। तो इधर अभी फ़िलहाल रेनोवेशन का काम भी चल रहा है, क्योंकि ये इमारतें जब इंतहाई मखदूश हो जाती हैं तो ही फिर हमारी गवर्नमेंट को और या इसके इदारे को ख्याल आता है जो कि इसका मुताल्लिक़ा इदारा होता है, तो फिर उसके बाद यहाँ पर रेनोवेशन शुरू होती है। और अभी मैं आपको कई इमारतों में लेके गई हूँ, तारीख़ी इमारतों में, तो वहाँ पे तो बहुत बुरे हालात हैं, जहाँ का मेरा ख्याल है अभी उनको इदारों को इसके बारे में पता नहीं चला कि यहाँ के हालात क्या हो गए। तो देखिए, ये है आसिफ जाह का मकबरा, जो कि कहते हैं कि ये बाबरी मस्जिद का एक रेप्लिका है।
तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। ये देखें, यहाँ पे किसी ज़माने में पानी चलता होगा जो कि अभी ये खुश्क पड़ा हुआ है, और ये इसकी आउटर वॉल बहुत खूबसूरत है, जो कि मैं आपको भी करीब से चल के दिखाती हूँ कि इसका अब इस वक्त क्या हाल है। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको आसिफ जाह के मकबरे के बारे में एक गलत इंफॉर्मेशन दे दी कि वो बाबरी मस्जिद का रेप्लिका है। एक्चुअली ये जो मस्जिद की बैक साइड है, ये कौन सी मस्जिद है? अयोध्या की बाबरी मस्जिद। अयोध्या की ये मस्जिद तो नहीं, शाहजहानी मस्जिद। हाँ, इसी मस्जिद की बैक जो है ये बाबरी मस्जिद से बहुत मुमासलत रखती है। अच्छा जी, चले इनके मकबरे के बारे में एक बड़ी हैरत अंगेज मुझे बात पता चली, तो पूछते हैं इनसे। ताज असल का ज़्यादा है। तो देखने में ये सारी दीवारें सी नज़र आ रही है, लेकिन दीवार के ऊपर हाइट पर वाटर कैनल बनाया हुआ है, तो पानी की नहर चल रही है। तो 1627 ईस्वी इमारत ये बनाई थी शाहजहां बादशाह ने। तो देखने में दीवारें हैं, लेकिन ऊपर पानी चलता था। तो ये फुहारे आप देखेंगे अंदर मकबरे में, तो ये ऑटो सिस्टम है, ये फाउंटेन चलते थे विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट मोटर। ये इट वाज रनिंग बाय ए ग्रेविटी एक्शन। तो दोस्तों, जो इन्होंने परनालों का जिक्र किया है, वो परनाले जो हैं वो पानी को लेके इस मकाम तक आते थे। ये जो आपको नज़र आ रहा है, इधर डिज़ाइन भी हुआ हुआ है, और इससे ये उछल के पानी इसके अंदर आ जाता था। ये जो इन्होंने हौज सा बनाया हुआ है, और इस हौज में जब वो आके पानी नीचे गिरता था तो ऐसा लगता था कि हीरे जवाहरात गिर रहे हैं, और उससे एक ऐसा रिदम पैदा होता था जो कि पर्शियन आर्ट का एक ख़ास स्टाइल है पानी गिराने का, जिससे म्यूज़िक का रिदम बनता है। तो और फिर वो पानी ये जो एक नहर सी बनाई हुई है, इसके अंदर बहता हुआ आगे तक चला जाता था। तो ये मुग़लों के पास इस तरह के आर्ट बहुत थे, वो बड़ी डिफरेंट तामीरात करवाते थे और करते थे, जिससे इंसानी अक़ल इस वक्त तो दंगी रह जाती है कम से कम। ये इसका मरकज़ी हौज़ है, और जो मैंने भी आपको एक छोटा हौज़ दिखाया था वो इस कब्र के अहाते के चारों कोनों पे बनाया गया है ताकि चारों तरफ पानी गिरे। तो दोस्तों, हम अभी मकबरे के करीब आ गए हैं, और ये देखें पुराने आसार इसमें अभी भी कुछ नज़र आ रहे हैं जो कि इंतहाई मिट चुके हैं और मध्यम पड़ चुके हैं। और जो बाहर की इमारत है वो काफ़ी मखदूश है, लेकिन यहाँ पे इस पे अभी रेनोवेशन का काम, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया था, वो चल रहा है। और ये देखें, एक पैच दाखिली दरवाजे के ऊपर भी काशीकारी का मौजूद है, जो कि बता रहा है कि ये इमारत उस वक्त कितनी अजीमुश्शान होगी। तो जनाब, ये है आसिफ जाह की कब्र, जो कि असल में ये तावीज़ है, और नीचे इनकी असल क़ब्र तहखाने में है, जहाँ पे रसाई मुमकिन नहीं है और उसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। तो हमने यहाँ की तो परमिशन नहीं ली थी, तो इसलिए हम इधर आपको अंदर नहीं लेके जा सकते। और इसके ऊपर ये पुरानी आयतें भी लिखी हुई हैं, और ये कैलीग्राफी हुई है, जो उस वक्त का एक ख़ास स्टाइल था कैलीग्राफी का, वो यहाँ पे हमको नज़र आता है। अच्छा, ये जो बेसिकली कब्र का एक तरह से मॉन्यूमेंट है। कब्र तो नीचे है, कहीं कोई 20 फुट नीचे कब्र होगी या 30 फुट। इसमें से चीज़ें निकल भी चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको कार्विंग का जो कमाल इसमें नज़र आ रहा है। ये जितनी कैलीग्राफी हुई हुई, ये ऊपर से ब्रश से नहीं हुई हुई, ये कार्व करके वाइट पत्थर में ब्लैक पत्थर डाला हुआ है, जिसको मैं आपको दिखा भी दूँ। ये देखें, यहाँ से ये उतरा हुआ है ब्लैक वाला, उसमें अंदर का नज़र आ रहा है। पहले वाइट पत्थर पे कार्विंग की, फिर उसमें ब्लैक पत्थर डाल के उसको लिखा गया, यानी कि शक्ल दी गई। ये देखें, ये भी कार्विंग हुई हुई, जिसमें ऊपर से ब्लैक लगा हुआ है और अंदर से उन्होंने इंग्रेव करके फूल बनाए हुए हैं। ये पूरी एक लड़ी चल रही है इसमें। इसी तरह ये ऊपर जो कुरानी आयतें लिखी हुई, ये भी
वन पीस मार्बल के अंदर कार्विंग करके और फिर उसमें ब्लैक पत्थर लगा के इसको कार्व किया। ये देखिए नीचे से रेड इसका वो नज़र आ रहा है, यहाँ से टूट गया है। ये लोगों को आदत होती है यहाँ पे इन सब पे भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जैसे यहाँ दीवारों पे इन्होंने नंबर लिख दिए। मुझे लगता ही है इसकी हालत बहुत मखदूश है, लेकिन जिस तरह का काम हुआ हुआ है जैसे गुंबद पे, ये बहुत ही डिफरेंट काम है। मैंने इतना डेकोरेटिव गुंबद अभी तक नहीं देखा किसी भी मकबरे में। बादशाही मस्जिद में इस तरह का गुंबद है, लेकिन मकबरे में नहीं देखा। और आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा विदाउट आर्मेचर होता है, कोई सरिया नहीं है। और ये जो छोटी सी आपको प्लास्टर उतरने से अंदर ईंटें नजर आ रही है, इसके रखने के तरीके से गुंबद फॉर्म हुआ है और इसके रखने का तरीका ही इसको स्ट्रेंथ देता है। फिर ऊपर भी इन्होंने ये झरोंके बनाए हुए हैं और इसमें भी हर जगह पे कहीं ना कहीं कार्विंग और डिजाइनिंग किसी भी किस्म का काम जरूर हुआ है, जो कि अब बहुत थोड़ा थोड़ा बचा है। काश इसको भी देखिए, ये छोटे वाले झरोके के अंदर काम हुआ है। ये पूरा बॉर्डर ऊपर बना हुआ होगा उस जमाने में, जो कि अब टूट चुका है। फिर ये अंदर, ये वाली आर्च के अंदर ये काम हुआ है। काश जिस तरह हमने अभी नूरजहां के मकबरे में देखा काम होते हुए, इस मकबरे को भी, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट आर्किटेक्चर है, इसका डिज़ाइन बहुत यूनिक है और बहुत मुख्तलिफ है ये। तो काश इसको भी महकमा जो है अपनी तवज्जो दे इसके ऊपर और इसको उस तरह से रेनोवेट करे जैसे नूरजहां के मकबरे को किया जा रहा है। ये आसिफ खान के मकबरे के चारों तरफ 4 दरवाजे हैं। ये दरवाज़ा जो आपको अभी नज़र आ रहा है ये डबल स्टोरी है। इसमें ऊपर बैठने की ज़ाहिर है उनकी जगह होगी जो कि महाफिज वगैरह है। ये दरवाज़ा जो मस्जिद के साथ है ये छोटा है और इसके जो ऑपोजिट दरवाज़ा यानी मकबरे की बैक साइड पर है वो भी इसी साइज़ का एग्जैक्टली। लेकिन जो साइड वाला दरवाज़ा है यानी पिंडी की तरफ जो दरवाज़ा है वो ये दरवाज़ा है। ये और लाहौर की तरफ वाला दरवाज़ा एक तरह का है, मिलता जुलता, बिल्कुल एक दूसरे का रेप्लिका है और दोनों में बैठने की जगह है। साथ ही जो पूरी बाउंड्री वॉल है वो आप देखेंगे नीचे से ख़राब हो रही है और ऊपर से कुछ बेहतर है, लेकिन वो भी ख़राब ही हो रही है। रीज़न उसकी है कि यहाँ इंक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा हुई हुई है, लोगों ने घर बना लिए हैं। ये पिछला दरवाज़ा जो अभी रिसेंटली इन्होंने इसको रेनोवेट किया है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इस पर डेकोरेटिव काम नहीं हुआ, सिर्फ कंस्ट्रक्शन हुई है क्योंकि ये ज़्यादा मखदूश हालत में था, गिर गया था। अब इन्होंने इसको कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता कर तो रहे काम। इस तरफ से कुछ आइडिया आपको हो सकता है कि इस पे किस लेवल की डिज़ाइनिंग हुई हुई थी। तो दोस्तों मैंने आपसे कुछ कमरों का जिक्र किया था और ये मैंने आपको पहले दिखाया भी था एक लॉन्ग शॉट में। तो ये वो कमरे हैं जहाँ पे बादशाह के जो मतलब स्टाफ के गेस्ट वगैरह आते थे, तो ये गेस्ट रूम के तौर पे इस्तेमाल किए जाते थे। और मैं अंदर चल के दिखाती हूँ आपको। मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगी क्योंकि ये काफ़ी अबेंडेंट पड़े हुए हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये चिराग रखने की जगह होगी यकीनन, और यहाँ पे पता नहीं शायद कोई दरवाज़ा होगा जो कि अब बंद कर दिया गया है। और इनकी छतें कोई ज़्यादा ऊंची नहीं हैं और इसमें सारी लाल ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। और फिर जब ब्रिटिश एरा आया तो उन्होंने यहाँ पे अपना गोदाम बना दिया था। यहाँ उनके कोयले, पुराना सामान, जो भी सामान होता था पुराना धुराना, वो इधर रखते थे और उसको इन्होंने गोदाम के इस्तेमाल में लिया था। यहाँ पे इनका कोई ज़्यादा पुरसाने हाल नहीं है और ये काफ़ी अंदर से बुरे हैं। हालांकि इनको हम छोटे छोटे म्यूज़ियम में तब्दील कर सकते हैं या यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स खोल सकते हैं जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स रखे हैं हम अपनी। पंजाब तो वैसे इस मामले में बहुत ज़रखेज़ है, लेकिन इस तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है और तवज्जो इनको दिलाए कौन। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पे कोतवाल का शाही फरमान भी कुछ लिखा हुआ है, तो वो पढ़ लेते हैं हम। कोतवाल का शाही फरमान ये लिखा हुआ है कि इसको सुबह 10 बजे दिल्ली गेट और दोपहर 1 बजे दीनानाथ का कुआं और दोपहर 3 बजे आता है मस्जिद वज़ीर खान। तो हुण चलिए फिर अंदर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नीनी। और हम एक बार फिर दिल्ली गेट पे आ गए हैं
अच्छा, दिल्ली गेट पे आना जो है वो बड़ा मज़ेदार लगता है, क्योंकि इन्होंने बड़ा अच्छा जगह भी बना दी है, रेस्टोरेंट भी है। लेकिन वजह ये नहीं है कि हमें यहाँ आके ये गेट देखना अच्छा लगता है, वो तो है एक बात, लेकिन असल बात ये है कि आपको आर्च के अंदर से एक इमारत नज़र आ रही होगी जो ईंटों की बनी हुई पुरानी इमारत है। हम यहाँ पे आए, दिल्ली गेट आने का मसला ये है, मतलब वजह ये है, मसला तो नहीं है खैर, कि यहाँ ना इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें अंदर, मस्जिद वजीर खाना है और पुराने शहर की चीज़ें हैं, फिर गलियाँ कई, सूरज सिंह गली एक है, फिर आसिफ, जहाँ आसिफ बैठक कोई है। अब हम आज जो आए हैं इस वक्त, वो इस जगह पे ये जो शाही हमाम है, इसको शाही हमाम कहते हैं, लेकिन ये जिन साहब का नाम, वजीर खान जिनका नाम है, उनका असली नाम था इलमदीन अंसारी, जो कि शाही तबीब थे शाहजहां के, और उन्होंने उनको लक़ब दिया शाहजहां ने वजीर खान का। अच्छा, उन्होंने लक़ब इसलिए देता, अभी खातून की बात आई है तो ये मैं बताऊंगी। हाँ, वो लक़ब इसलिए देता, मुमताज़ महल हो गई थी बहुत शदीद बीमार, और ये जो थे वजीर खान जिनका इनको लक़ब मिला था, ये थे एक तबीब, तो ये चाहते थे स्टेटस शाही तबीब का। तो हुआ ये कि जब वो मलका बीमार हुई तो शाहजहां ने कहा कि कौन इनकी तबीयत ठीक कर सकेगा, कौन इनको मतलब इलाज कर सकेगा जिससे सेहत पा जाए। तो फिर इन्होंने इलाज किया और मलका वाकई सही हो गई। जब मलका सही हुई तो इनको शाही तबीब का दर्जा दे दिया गया, और जब शाही तबीब का दर्जा दिया गया तो फिर इनको वज़ीर खान का लक़ब भी दिया गया। अच्छा, वज़ीर खान का आपको जैसे कि मियाँ ने भी बताया कि मस्जिद वज़ीर खान उन्हीं के नाम से मौसूम है, और उन्होंने मंसूब है, उन्होंने यहाँ पे आसपास की कई इमारतें ख़रीद के और यहाँ पे पूरा मतलब इलाका आबाद किया और इस मस्जिद को बनवाया। और ये हमाम भी बनना है, ये आगे चले जरा, हमाम भी और देखें। ये हम जिस जगह से एंटर हो गए हैं शुरू में, ये गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल दिल्ली गेट लाहौर है, ये गर्ल्स स्कूल का रास्ता है। तो हमें आगे से गुड़ के बाजार से जाना होगा, यानी इसको हम पूरा क्रॉस करेंगे बाहर से, और उधर से एंट्रेंस है हमाम की, तो अब वहाँ चलते हैं। तो चलिए वहाँ चलते हैं। अच्छा, मैं आपको क्या बता रही थी कि ये जो थे वज़ीर खान, ये इन्होंने जब मस्जिद तामीर कराई तो उसके कोई 29 साल बाद बादशाही मस्जिद बनी थी। तो आप ये देखें, इसका आर्किटेक्चर कितना ज़बरदस्त है, और ये खिड़कियाँ भी उसी ज़माने की हैं। ये खिड़कियाँ आजकल एंटीक में शुमार होती है, लेकिन ये कितनी खूबसूरत है। लोग आजकल अपने घर में जब इस तरह की विंडोज़ या कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बहुत ही कूल लगता है हमें। हालांकि पहले इसी का रिवाज था और हमने इसको सबको छोड़ दिया और हम मिट्टी गारे की इमारतें बनाने लगे, जो कि आपको पता है वो माहौल के लिए कितनी ख़तरनाक होती हैं और फजूल भी होती हैं। अच्छा जी, ये रेस्टोरेशन से पहले की एक पिक्चर है जो कि यहाँ लगी हुई थी, इसका हाल काफ़ी ख़राब था उस वक्त। तो हम आगे चलते हैं, एक और पिक्चर भी लगी हुई है यहाँ पे, और ये इस दीवार के जहाँ हम खड़े हैं, अच्छा ये जी, पुरानी पिक्चर है। ये देखें आप, इसका हाल क्या है। और अब ये देखें, ये निकालिए इन्होंने दुकानें हटा के, ये ऐसा हो गया। यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, मुख्तलिफ कारोबार लेके उन्होंने कब्जा किया हुआ था और यहाँ पे कारोबार कर रहे थे, लेकिन महकमा आसार कदीमा और वॉल्ड सिटी ने इन सब चीज़ों को रेस्टोर कराया, और ना सिर्फ रेस्टोर कराया बल्कि इन दुकानों को खाली भी कराया। अब उनको कहाँ सेटल किया ये तो मुझे सब नहीं पता, दूसरी जगह दी है। अच्छा जी, चले, मियाँ बता रहे हैं, मियाँ को ज़्यादा पता होता है कि मुझे वैसे हिस्ट्री हाल मैं काफ़ी पढ़ के आती हूँ, लेकिन मेरे पास एक गूगल जो है वो मेरे मियाँ हैं, उनको सब पता होता है कि, क्योंकि मुझे ये खैर मैं अपने बारे में कुछ नहीं बता रही। चले ओके, अंदर चल के मिलते हैं। तो इससे पहले कि हम हमाम में दाखिल हों, मैं आपको एक ज़बरदस्त सा समवार दिखाऊँ। अब इसके अंदर क्या है, ये शायद हाथ धोने के लिए या पीने का पानी है। अच्छा जी, पीने का पानी है, बहुत ही खूबसूरत है ये। अच्छा जी, अब हम गुड़ वाला बाज़ार की गली में हम टर्न हो गए हैं, और ये है इसकी मेन एंट्रेंस हमाम की, और इसके साथ ही साथ बिल्कुल साथ ये दुकानें हैं। ये देखिए आप दुकानें, चलिए चलते हैं हमाम के अंदर। तो दोस्तों, हम पहुंच गए इसमें शाही हमाम, और ये है इसकी एंट्रेंस। और हमाम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ, वैसे तो मैं आपको खुद भी बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि हमाम वज़ीर खान, जिसे
चाय का हमाम भी कहा जाता है। ये बना है 1635 या 145 में हकीम इल्मुद्दीन अंसारी अल-मारूफ वज़ीर खान हाकिम सूबा लाहौर ने तामीर कराया। ये हमाम मस्जिद वज़ीर खान के वक्फ का लाज़मी हिस्सा था। 18वीं सदी में मुग़लिया दौर के ज़वाल पजीर होने और इसके बाद फसादात में हमाम वज़ीर खान वीरान हो गया। बरतानवी दौर में तकरीबन 150 साल तक हमाम की इबारत को मुख्तलिफ दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन फिर उसके बाद जब इस पर काम किया गया तो हमाम की दीवारों पर की गई खूबसूरत नक्काशी के नमूने आश्कार हुए। तो इस प्रोजेक्ट को फिर रेस्टोर किया गया और वॉल सिटी लाहौर की भरपूर ताउन से इसको 2013 से जून 15 के दौरान इसको रेस्टोर करके आवाम के लिए इसको ओपन कर दिया गया और इसमें एक बहुत बड़ी डोनेशन नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने भी दी थी। तो चलिए अब अंदर चलते हैं इसके। चलते हैं सीढ़ियों से अंदर की चलते हैं। ये इन्होंने ये लिखा है यहाँ पे कि हमाम के तहारत खाने के आसार जिसमें फर्शी नालियाँ निकासी आपकी बड़ी नाली में जाकर गिरती हुई नजर आ रही है। बड़ी नाली इसके बारे में एक्रेलिक की शीट करके ये सीवेज सिस्टम था इस पूरे उसका, क्योंकि ये जो हमाम है ये पूरी इमारत को गर्म रखने का भी इसमें सिस्टम मौजूद था और जहाँ पे बात लेने की जगह बेदिंग स्पॉट जो है उसको भी गर्म करता था और पूरी इमारत को भी गर्म करता था। ये पूरा सिस्टम बना। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि ये जिस जगह हम चलते हुए जा रहे हैं यहाँ पे भी किसी इमारत के आसार थे जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ गिर गई है, मुनहदम हो गई है। यही इमारत जो हमाम की है, ये इमारत इस तरफ भी एक्सटेंडेड थी मगरिब की तरफ। अच्छा, इसका एक पार्ट गिर गया। अच्छा, आप लोग ये देख रहे हैं ऊपर कितने अच्छे नक्शो निगार बने हुए हैं, लेकिन ये मिट गए हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि कई सालों बाद दरियाफ्त हुए और जब ये दरियाफ्त हुए तो फिर मैं आपको पूरी स्टोरी बता चुकी हूँ किस तरह से इनको रेस्टोर किया और अब वॉल सिटी के अंडर में आते हैं। ये देखिए इसकी छत पे कितना ज़बरदस्त काम हुआ है। मुग़ल दौर की जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ज़बरदस्त है और काश ये चीज़ें सही होती। मैं बार बार यही कहती हूँ कि गवर्नमेंट प्लीज़ सोचे कि हम इस चीज़ों को कैसे रेस्टोर करके इससे बहुत अच्छा ज़र मुबादला कमा सकते हैं और कई ममालिक सिर्फ सयाहत पे ही चल रहे हैं और हमें भी इन चीज़ों पे गौर और फिक्र करना चाहिए। अब हम आ रहे हैं अंदर की जाने। जरा मुश्किल सीढ़ियाँ थी, यहाँ पे लाइट भी इन्होंने डिम रखी हुई। ये अंदर आर्चेस दीवार में बनी हुई, राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी। इस जगह से हम एंटर हुए जो बाहर से भी हमने दिखाया था और अब हम ये आ गए हैं चलते हुए एक राहदारी से गुजर के। इन्होंने लोहे का पूरा एक यहाँ पे पाथवे बनाया हुआ है रेलिंग के साथ ताकि लोग असल इमारत को डिस्टर्ब न करें। बाहर भी है बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है। और यहाँ पे कोई ट्रिप आया हुआ है। पेंटिंग उन्होंने की है सार्स के ऊपर, उसमें उड़ने वाला बादशाह और उड़ने वाली मिल्का भी बनी हुई और आर्स के दोनों साइड पे। अच्छा, हाँ। एक तरफ बादशाह है और दूसरी तरफ मक्के, दोनों में पना है और वो चले उधर चल के देखते हैं। मैं सोच रही हूँ ये कितनी छोटी सी एक गुजरगाह है लेकिन यहाँ पे भी नक्शो निगार बहुत खूबसूरत बने हुए हैं। वो कि इनके आसार काफ़ी धुंधले पड़ गए हैं, मान पड़ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अभी भी अपनी आबोताब और अपने अज़मत रफ्ता का एक सबूत दे रहे हैं। ये देखें, ये बाजार जहाँ से भी हम गुजर के हैं, ये वो बाजार है
और ये विंडो बाहर से भी दिख रही थी। इस विंडो का साइज अगर आप देखें तो बाकी जो उस जमाने में मुगल आर्चेस और विंडो जो बहुत बड़ी होती थी, ये इन्होंने छोटी इसलिए रखी कि ये हम्माम है, तो यहाँ ज़्यादा बड़ी विंडो नहीं हो सकती थी, इसलिए ये विंडो बहुत छोटी रखी। आपने ये देखा कि लाइटिंग का कितना अच्छा इंतज़ाम है कि यहाँ पे के बीच में यहाँ पे जो नेचुरल लाइट है, डे लाइट, वो उससे बखूबी इससे फ़ायदा उठाते थे। और यहाँ पे लाइटिंग वैसे भी बेदिंग के वक्त आपको बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे अगर डे लाइट प्रॉपर मिल रही हो तो फिर तो क्या ही बात है। तो जनाब ये है उड़ने वाली मलका और उड़ने वाले बादशाह, और इसके ठीक सामने एक ये मेन वो पॉन्ड है जो बनाया गया था खास तौर पे। ये बेदिंग पॉन्ड है जिसके अंदर बैठ के, इसमें स्टेप भी बने हुए हैं, ये आप देखेंगे इधर स्टेप है, ये पुराने जो, ये तो अभी लोहे का लगा हुआ है लेकिन आगे स्टेप बने यहाँ बैठ के। लेकिन ये एक नाली है जिससे पानी आता था और ये बीच में जो ये ड्रेन के लिए, तो बंद कैसे करते थे, पानी गर्म कैसे रखते थे, क्या साइंस थी, ये ज़ाहिर है इसके लिए बहुत ज़्यादा स्टडी रिक्वायर्ड है। कई जगहों पे इन आउट पानी की, और ये साफ पानी के लिए था क्योंकि ज़ाहिर है शाही लोगों ने नहाना होता था यहाँ पे, जो भी खास वो होते थे शाही खानदान के लोग, तो उनके लिए ये अभी इसमें से मार्बल उतरा हुआ है, इसमें मार्बल की फ्लोरिंग हुई हुई थी, ये इस तरह रफ नहीं था। कुछ जगह पे मार्बल मौजूद है, पीछे आपको वाइट नजर आ रहा है, आसार पे कुछ नजर आ रहा ताकि है। वो एक साफ लुक भी है। ये पूरी जगह थी, इसका मतलब ये हुआ कि इस इतनी बड़ी जगह पे एक आदमी तो नहीं नहाता होगा ना, तो इन्होंने इसलिए ये बड़ा बनाया कि ये पर्शियन स्टाइल का बेदिंग समझने एरिया है, क्योंकि वहाँ पे कंबाइन, अभी भी आज भी ईरान में कंबाइन बेदिंग सिस्टम है, और पब्लिक शावर जो होते हैं वो कंबाइन ही होते हैं, यानी 20-20 लोग एक साथ नहा रहे होते हैं। अच्छा, पर्शियन के अलावा ये टर्किश स्टाइल भी है। टर्की में भी वहीं से गया है, पर्शिया से गया, ईरान से। तो दोस्तों जब ये रेस्टोर की गई जगह, तो यहाँ से मिट्टी के ज़रूफ और ये मेरे ख्याल है बच्चों के खिलौने हैं, और ये देखिए यहाँ पे ये लोटा, प्याले और कुछ चीज़ें जो कि टूट गई हैं वो भी रख दी गई हैं यहाँ पे। ये देखें, ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं यहाँ की। ये मेरे ख्याल है ब्लॉक्स हैं जो कि लगाने घरों में तामीरात में यूज़ करे जाते होंगे। ये लोटा और ये बच्चों के छोटे छोटे खिलौने, कोई ख्याल से कोई वो बना हुआ है, कोई परिंदा। और ये देखें, ये भी दोस्तों देखें, यहाँ पे यकीनन शमादान रखे जाते होंगे, लेकिन इसको भी इतना डेकोरेटिव बनाया गया है कि आप नहाते हुए भी बोर ना हो। तो दोस्तों ये है एक छोटा सा क्या कहते हैं तालाब, जिसमें यहाँ के जो मखसूस खिदमतगार होते थे वो यहाँ पे नहाते थे, और इससे आता था आबशार की तरह पानी यहाँ पे गिरता था, और जो यहाँ के खिदमतगार थे वो इसमें नहाते थे। तो ये देखें उस वक्त की एक तस्वीर उनके नहाते हुए की, और ये है डिटेल, और इसमें ठंडे पानी के छोटे तालाब में लिखा हुआ भी है। देखें, हम्मामी की खिदमत हासिल होती थी, वो लोग इधर नहाते थे। और दोस्तों जब वो लोग वहाँ उस तालाब में नहाते थे तो ये था, उधर से पानी आता था ये, और ये था इसका ड्रेनेज सिस्टम। ये देखें, पता नहीं क्या इन लोगों ने सिस्टम बनाए हुए थे। मैं तो शालीमार बाग जाके हैरान हो जाती हूँ, जिसको अंग्रेज़ ही आज तक पकड़ ना सके कि वो पानी फव्वारों में कैसे आता था। कुछ नहीं पता उसके बारे में, और ना ही आप तक किसी को पता चल सका उस बारे में। इसकी शक्ल दोस्तों ऐसी थी। अच्छा जी, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ क्या जगह है। ये है जी मर्द हम्माम है, ये गर्म खाने का एक हिस्सा है जिसका फर्श जुज़वी तौर पर
दोबारा तामीर किया गया ताकि पानी की बहम रसाई और कमरे को गर्म रखने के इंतजाम की नुमाइश की जा सके। कमरे के फर्श के नीचे सुरंगें बनाई की गई थी और पानी को गर्म करने वाली भट्टियों से निकलने वाला धुआं इन सुरंगों से गुजरकर कमरे के कोनों में बनी चिमनियों से निकल जाता, जिससे फर्श और तमाम कमरा गर्म हो जाता। गर्म पानी ज़ेरे फर्श बनी नाली में चबूतरे के दरमियान बने फवारे से आता, यानी कि ये वाला जो फवारा है ये इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा जी, फिर फवारे से जब पानी आता तो फिर ये कहाँ गया भाई, हाँ, तो चबूतरा जिस्म की रगड़ाई और मालिश के लिए इस्तेमाल होता। इस कमरे के रोशनदान मुगलिया दौर के बने हुए रोशनदानों में से अब तक रह जाने वाला वाहिद वो है, हाँ, रोशनदान। ये देखिए, अभी तो फ़िलहाल इसमें लाइट्स लगी हुई हैं, लेकिन मैंने आपको पीछे भी दिखाया था, उधर डे लाइट आने का बहुत मुनासिब इंतज़ाम था। और अच्छा, ये जो पत्थर हैं इनके बारे में कह रहे हैं जिसे मलने के भी काम आते थे। ये बेंचेस हैं जिस पे यकीनन बैठ के नहाते होंगे, और मुझे तो ये बेंचेस देख के मेरा सुल्तान का शाही हम्माम याद आया, जहाँ पे बैठ के हुरम सुल्तान और बाकी जो मलकाएँ थी वो नहाती थी और वो उनकी कनीज़ें उनको शावर देती थी। पता नहीं भाई कोई किसी से कैसे नहा सकता है मरने के अलावा, मुझे तो ये समझ नहीं आता। नखरे बड़े थे इन लोगों के। अच्छा जनाब, ये एक और चीज़ आ गई है, ये क्या है भला, इसको मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, अब आप गर्म पानी की टैंकी के नीचे से गुजर रहे हैं जो मुनहदिम हो चुकी है, टूट चुकी है। यानी कि पुराने वक्तों में ठंडा पानी छत की मुंडेर के साथ बनी हुई नालियों के ज़रिए आता। कौन सी मुंडेर की नालियाँ हैं भाई? अच्छा ये देखें, ये जो नालियाँ हैं इसके थ्रू ठंडा पानी आता था और फिर उसके बाद होता था फर्श के नीचे 3 भट्टियों से गर्म किया जाता था पानी। गर्म पानी ज़ेरे फर्श नालियों के ज़रिए अतराफ़ के कमरों में पहुंचाया जाता है। ये वही भट्टियाँ हैं जिनके गर्म धुएं से तमाम इमारत को भी गर्म रखा जाता था। यानी कि इनकी आप कंस्ट्रक्शन का आलम देखें कि पानी तो गर्म करने के लिए इन्होंने नीचे नालियाँ गुजारी थी, लेकिन उसके धुएँ से ये सर्दियों में इमारत को गर्म रखते थे। क्या ज़बरदस्त लेवल था। काश ये मुग़ल इस वक्त तक होते और ये अपनी अयाशों में ना पड़ते तो आज हम ये नीचे का पूरा नजर आ रहा है। ये नीचे का पूरा सिस्टम जो उस वाले सहन में जो मार्बल वाला फवारा है उसके नीचे की जगह है जो पानी आने का रास्ता है। दोस्तों, मुग़लों ने अपना दौर बहुत अच्छा जिया और उसमें बहुत अय्याशियाँ भी की और कुछ मुग़ल बादशाहों ने बहुत जुल्म भी किए अवाम पे, लेकिन उसके बाद उनकी हुकूमत का ये हाल हुआ कि ऊपर से सजीवी और नीचे से बिल्कुल साइकिल। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और यहाँ शाही हम्माम आइए और इनकी कंस्ट्रक्शन देखिए।